Assalamu alaikum my dear students and welcome to the Slate class of Physics A levels. In this video we will start with the practical series जिसमें हम A levels के practicals discuss करेंगे, right? So A levels में total 5 papers होते हैं, paper 1, paper 2 and paper 3. Generally ये वाले papers जो होते हैं आपके AS में होते हैं and paper 3 is the practical paper, right? अच्छा, पाकिस्तान में generally इसके दो variants आते हैं, paper 3-3 and 3-4. और बाकी वेरिएंट्स डिफरेंट रीजन्स के पेपर होते हैं. पाकिस्तान में जो पेयर होते हैं वो दो वेरिएंट्स. अच्छा, इसमें अगर हम फर्दर देखें, आप इस पेपर के लिए डेफिनेटली किसी सेंटर में जाते हैं, किसी लैब में जाते हैं. जनरली ये लैब किसी स्कूल की लैब होती है. समटाइम्स आपका सेंटर आपके अपने स्कूल में ही बनता है, राइट? सो यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं आप थॉरोली अपने ओन पे होते हैं, ठीक है? आपको कोई असिस्ट नहीं करता. तो मैं प्रैक्टिकल सीरीज को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल्स पहले किए ही नहीं है तो उसको एक फेयर हिंट, फेयर आइडिया मिल जाएगा व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू इन द पेपर, ठीक है? सो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स और ए लेवल्स में इसकी टोटल परसेंटेज 11.5%, राइट? सो इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं. द टोटल टाइम फॉर पेपर इज 2 hours, बट यू गेट टू स्पेंड एग्जैक्टली 1 hour ऑन क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद आपका जो जिधर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्क स्टेशन, वहाँ पर कोई और स्टूडेंट आ जाता है. आप फ्रेश वर्क स्टेशन पे जाके अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और जो बच्चे पहले से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है? सो इन दिस क्लास आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊँ जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसके मैं आपके साथ डिस्कस करूँ. सो इन दिस क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द पेपर जो कि एक मैकेनिक्स का पेपर है, राइट? जनरली दो टाइप्स के पेपर आते हैं, मैकेनिक्स का या इलेक्ट्रिसिटी का. सो इस पेपर में आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस और कंप्लीट टिल द लास्ट वर्ड कंप्लीट गाइड आपको मिलेगी. सो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस पेपर इज अक्टूबर-नवंबर 2019 वेरिएंट 36 जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट नहीं है. सो मैंने ये पेपर इस वजह से सिलेक्ट किया है कि इससे आपको बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिकल समझना आसान हो जाती है. दिस इज इन फैक्ट एन इजी पेपर. इंशाल्लाह आप जब ये पेपर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लैब में जाके खुद से भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं. सो हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. दिस क्वेश्चन सेज दैट यू मे नॉट नीड टू यूज ऑल द मटेरियल्स प्रोवाइडेड. टॉप पे जो लाइन गिवन है वो लिखा है कि आपका जो सारा मटेरियल प्रोवाइडेड है शायद वो सारा का सारा मटेरियल यूज ही ना हो. ओके, आप मेरी टेबल पे मेरे वर्क स्टेशन पे देख सकते हैं. यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन के ऊपर ये पेपर विजिबल है. एंड आई हैव सम ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड विद मी, ठीक है? There is a stopwatch and this stopwatch is reading up to 2 decimal places. This is its start button, this is its stop button and this is its reset button, right? So we have a stopwatch. We are provided with this glass prism, ठीक है? जनरली प्रिज्म तो लाइट के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, लेकिन इस केस में प्रिज्म पे रूलर को बैलेंस करना होगा, ठीक है? आई हैव प्लास्टिसिन जिसको मैंने मोल्ड किया हुआ है इन 20 सेंटीमीटर लेंथ. एंड देन आई हैव दिस मैस, दो 10 ग्राम्स के स्लॉटेड मैस को ज्वाइन करके एक 20 ग्राम का मैस फॉर्म किया हुआ है. एंड देन आई हैव दिस मीटर रूल, राइट? This meter rule has length of definitely 1 meter, which is 100 centimeters. And the smallest deviation along this ruler is 0.1 centimeter. Okay, let's start off. So question number 1 says that in this experiment, you will investigate the equilibrium of loaded wooden strip. And wooden strip is in the form of this meter rule. Okay? Part A1 says that balance the meter rule strip on the prism. ओके, सो ये सारा का सारा apparatus है. Once again I'm telling you this includes this meter rule, this prism, this mass, and here you have plasticine and this stopwatch and you have this cutter. ओके, सबसे पहले आपने इस मीटर रूल को इस प्रिज्म के ऊपर बैलेंस करना है और डेफिनेटली ये बैलेंस होगा 50 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है? अच्छा, थ्योरेटिकली तो 50 सेंटीमीटर पे मार्क पे बैलेंस होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि जो रूलर के मैन्युफैक्चरर है हो सकता है 50 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे आप इसको बैलेंस कर पाए. सो बैलेंसिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिस
पॉइंट पर आप थोड़ा सा मूव करें तो वो दूसरी साइड पर टॉपल होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा हूँ, इट इज टॉपलिंग एट द अदर साइड। सो यू कैन सी के ये रूलर जो है इस वक्त बैलेंस है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोल द पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले which is plasticine into a uniform cylinder of length of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको 20 सेंटीमीटर की लेंथ में ऑलरेडी मोल्ड कर लिया हुआ है। ठीक है, नाउ इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड प्लेस इट ऑन अ वुडन स्ट्रिप विद वन एंड अबव द लाइन एज शोन इन फिगर 1.2। ठीक है, तो मैं इसको पिक करूंगा और मैं इसको यहां पर प्लेस करूंगा कि इसका एक एंड जो अलाइन है वो 50 सेंटीमीटर मार्क के साथ अलाइन है, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा ताकि ये स्लिप डाउन ना हो। ठीक है, और इसका एज जो है आई कैन सी दैट एज इज एग्जैक्टली एट द 70 सेंटीमीटर मार्क, और ये अब ये टॉपल नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको काउंटर बैलेंस किस तरह से करना है? यू विल प्लेस this load on the other side for the balancing. Place the mass on the wooden strip and adjust the position of the mass until the strip balances. ठीक है, मैं सबसे पहले इस mass को end पर place करता हूं, ये इस साइड पर मूव कर रहा है, इसका मतलब है इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसको इनवर्ड्स मूव करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी की सारी बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड से होगी। सो बेसिकली इस वक्त जो ये लेंथ है x, दैट लेंथ इज 20 सेंटीमीटर्स, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको मूव करूंगा अलोंग द रूलर, और ये सारा हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। ठीक है, एंड नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो इस साइड पर टॉपल कर रहे हैं, तो स्लाइटली इसको आउटवर्ड्स मूव करें। जिस पॉइंट पे ये फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा उस पॉइंट पे आपका रूलर बैलेंस कंसिडर होगा। सो यू कैन सी दैट दिस रूलर इज नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, अगर इस मैस को थोड़ा सा भी आउटवर्ड मूव करूंगा तो ये इस साइड पर टॉपल होगा। एग्जैक्ट बैलेंस करना इज नॉट द गोल। ठीक है, सो यू हैव बैलेंस्ड इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट सेज दैट the length of the cylinder of modeling clay is x as shown in figure 1.2। मैंने x को सेट किया है एग्जैक्टली 20.0 सेंटीमीटर में, तो मैं इस ब्लैंक पे लिखूंगा 20.0 सेंटीमीटर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीटर रूल? इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा द लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। आई हैव टू गिव माई वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ताकि आपका लीस्ट काउंट इस रीडिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, एक जनरल रूल है कि मेजरमेंट के लिए डेसिमल प्लेसेस मैटर करते हैं, और वो डेसिमल प्लेसेस अप टू द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, और कैलकुलेशन के लिए व्हाट मैटर्स इज सिग्निफिकेंट फिगर, जिसका रूल हम आगे जाके देखेंगे। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास and the end of the meter and the end of the wooden strip is L as shown in figure 1.2। measure and record the value of L। so basically आपने इस edge से length measure करनी है इस mass के center तक, and this length is coming out to be length 1 is equal to 20.8 centimeters। मैं इसको रिमूव करूंगा और मैं इसको दोबारा से बैलेंस करूंगा और न्यू बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करूंगा, जो कि सेम भी हो सकती है और स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, इन दैट केस न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज कमिंग आउट टू बी L2 which could be written as 20.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, लेकिन एवरेज जरूर शो करनी है। अगर आपने ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम लिखी है तो उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन आपने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है कि आपने एवरेज रीडिंग फाइंड आउट की है,
So the average value of length would be L1 plus L2 divided by 2, 20.8 plus 20.9 divided by 2. This is coming out to be 20.85 centimeters, right? But we will write it as 20.9 because हमारा इंस्ट्रूमेंट की ये लिमिटेशन है कि it is measuring up to 1 decimal place. So we have performed this experiment for a single reading. ठीक है, हमने x is equal to 20.0 के corresponding length को successfully measure कर लिया है. Moving on to the next part, this next part says that reduce x by cutting off and removing approximately 1 centimeter of cylinder of modeling clay at the end further from the line. ठीक है, तो आपने 1 सेंटीमीटर क्ले को रिमूव करना है, तो मैं उसके लिए कटर की हेल्प ले रहा हूं. 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपने इसको रिमूव कर दिया. नाउ व्हाट इज द न्यू लेंथ? दिस इज द पार्ट जो आपने रिमूव किया. ठीक है, इसकी थिकनेस, इसके विड्थ 1 सेंटीमीटर है. नाउ द न्यू लेंथ ऑफ दिस मॉडलिंग क्ले इज 20 minus 1 which is 19 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इस 19 सेंटीमीटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप दोबारा से लेंथ मेजर करेंगे. सो आफ्टर यू कट इट आप लिखेंगे द न्यू लेंथ इज 19.0 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लेंथ मेजर करेंगे, जो कि मैं आपको टेबल में बताता हूं. टेबल में ऑलरेडी रिटन है. लेट्स कम टू द टेबल. Continue to reduce x until you have 6 sets of values of x and L. You may include your previous data. ठीक है, सो जनरली आपके टेबल में 6 सेट्स ऑफ रीडिंग होती है. इस बात को याद कर ले, हर टेबल में मेंशन भी होता है. वो कह रहा है कि प्रीवियस रीडिंग जो कि L इज इक्वल टू 20 और L इज इक्वल टू 19 के कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग है, वो आप टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं. और क्या करना है? और ये करना है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन द टेबल, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज दिस x? This x is the length of modeling clay. उसके बाद आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, बट फॉर दैट यू विल टेक L1, द फर्स्ट रीडिंग ऑफ लेंथ, द सेकंड रीडिंग ऑफ लेंथ एंड द एवरेज रीडिंग ऑफ लेंथ. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. स्टूडेंट्स कहते हैं कि लेंथ तो हर बारी सेम आ रही है, हम एवरेज क्यों ले? बच्चों याद रख लें कि हर डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज लेनी है. अगर सेम आ रहा है सेम लिख दो, लेकिन एवरेज शो जरूर करनी है. ठीक है, बिकॉज एवरेज रिड्यूसेस द रैंडम एरर इन द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एंड ही इज आस्किंग यू टू इंक्लूड कॉलम फॉर एक्स स्क्वायर. तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर. जब क्वांटिटी स्क्वायर होगी तो उसका यूनिट भी स्क्वायर हो जाएगा. दिस वुड बी रिटन एज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द फर्स्ट कॉलम इज फॉर नंबर ऑफ रीडिंग्स. यू हैव टू इंक्लूड हाउ मेनी सेट्स ऑफ रीडिंग्स? 6 sets of readings. Then you have x in centimeters, length 1 in centimeters, length 2 in centimeters, average. ये वाले brackets बच्चों average के लिए यूज होते हैं. These crocodile brackets are used to represent the mean value or the average value. ठीक है, आपने एग्जाम में नहीं लिखना, मैंने आपकी सिर्फ समझाने के लिए टॉप पे लिखा है. ओके, नाउ अगर आप यहां तक देखेंगे लेंथ इन सेंटीमीटर्स तक, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये मेजरमेंट्स, एंड दीज ऑल आर मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ्स. अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गया कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप वॉच तो यूज ही नहीं हुई. इसका मतलब ये है कि स्टॉप वॉच वॉज एक्स्ट्रा. उसने टॉप पे ही बता दिया था कि सारा का सारा अपरेटस शायद यूज ही ना हो. सो आपने डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको परफॉर्म किया. सबसे पहले मॉडलिंग क्ले की लेंथ थी 20 सेंटीमीटर्स. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ की वैल्यू आई 20.9, 20.8, जिसकी एवरेज लिखी 20.9. ठीक है, all of these values are measurement of length, and length in centimeters is given in how many decimal places? 1 decimal place. And then you have included an extra column for x square. For this set of value, the value of x was 20, so x square is 20 square, which is 400. Now the last column is calculated data. और calculated data में significant figures matter करते हैं. क्या matter करता है? Significant figures. ठीक है, अगर हम देखें हमारा रॉ डाटा जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस है, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो जो कैलकुलेटेड डाटा का रूल है वो ये है कि जो रॉ डाटा के सिग्निफिकेंट फिगर्स है या तो सेम हो या 1 बेटर हो. सो अगर हम 2 को कंसिडर करते हैं, 2 का 1 बेटर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सारा का सारा जो आपका कैलकुलेटेड पोर्शन है दैट इज गिवन इन 3SF. ठीक है,
ओके 400 इज 1 SF, इसका मतलब है कि हम उसकी सिग्निफिकेंस को खुद से 401 तो नहीं कर सकते, तो एज इट इज 400 लिखेंगे. दिस इज हाउ यू कंप्लीट टेबल फॉर 9 मार्क्स. ठीक है. वंस अगेन आपकी जो मेजरमेंट्स है उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? डेसिमल प्लेसेस. कितने डेसिमल प्लेसेस? अप टू द प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस. ठीक है. एंड फॉर द कैलकुलेटेड डाटा यू हैव टू टेक केयर ऑफ significant figures. You have to maintain consistency in the table. For example, जो लास्ट कॉलम है इसमें सारे के सारा डाटा जो है ये 3 significant figure है एंड तक. So this is how you draw a table. And in the next part, he's asking you to plot a graph of length on y-axis and x square on x-axis. ठीक है. आपकी लेंथ वेरी कर रही है. It is starting from 20.9 and it is stretching up to 34.8. आपने लेंथ को प्लॉट करना है अलोंग y एक्सिस. ठीक है. और x स्क्वायर की वैल्यूज आर रेंजिंग. द मैक्सिमम वैल्यू इज 400 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 225. राइट. ओके. तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू डिसाइड स्केल. ठीक है. हर लार्ज ब्लॉक को आप जीरोस, टेंस, फाइव्स और टूज के स्केल्स में अगर आप करेंगे तो आपका स्केल लेना आसान होगा. Never select a scale that one large block is equal to 3 or 6 or 7 or 9 divisions. इस पे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है. ठीक है. सो स्केल को आप लोगों ने ध्यान से डिसाइड करना है. इस केस में मैंने स्केल को प्रीवियसली ही लेबल कर दिया है और सारे के सारे पॉइंट्स को भी इसके ऊपर प्लॉट कर दिया है. बच्चों याद रखना कि ग्राफ वर्क विल बी कंप्लीटली डन विद पेंसिल. आप ग्राफ के करीब पेन लेके ही नहीं आएंगे. ठीक है. यू हैव टू लेबल योर एक्सेस. Along x-axis the quantity is x square in centimeter square and along y-axis the quantity is length in centimeter. ठीक है. अब जरा गौर करें कि मैंने पॉइंट को कैसे प्लेस किया है. हर पॉइंट को प्लेस करने के लिए यू विल ड्रॉ अ डॉट. अप टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपने इसको प्रिसाइजली ड्रॉ करना है और इसको हाईलाइट करने के लिए इसके अराउंड एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे. राइट. सो दिस इज हाउ यू प्लॉट अ पॉइंट. सिमिलरली आई हैव ड्रॉन हाउ मेनी पॉइंट्स? I have drawn 6 points जो कि मेरे टेबल के अंदर आ रहे थे. Now I have to stretch a line and that line is called best fit line. ठीक है. You will take a ruler. ठीक है. रूलर को आपने अपने साथ लेके जाना है. Take a clear ruler with you जिसके थ्रू नजर आए ताकि आप बेस्ट फिट लाइन को इजीली ड्रॉ कर सके. हेलो किटी वाला रूलर एग्जाम में नहीं लेके जाना. ठीक है. सो आप अपने ग्राफ के अलोंग अपने पॉइंट्स के लॉन्ग अपनी पॉइंट्स को लाइन करेंगे और यू विल ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन. ठीक है. ओके. ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू द लाइन एक्सेप्ट वन पॉइंट जो कि लाइन से थोड़ा दूर है. तो एग्जामिनर आपको एक सिंगल पॉइंट की प्रोविजन दे रहा है कि आप उस सिंगल पॉइंट को लेबल कर सकते हैं anomalous point. So this point which is a bit at a distance from the line, this will be labeled as anomalous point. ठीक है. सारा काम आपने ग्राफ पे पेंसिल से करना है. ठीक है. Now you have to draw triangle of gradient. ये आपने लाइन ड्रॉ ही क्यों की? So that you can calculate gradient and y-intercept out of this line. तो उसके लिए मैं triangle of gradient ड्रॉ करूंगा. I will select 2 points जिसके लिए मैं gradient select करूंगा. और याद रखना वो वाले point जो आप select कर रहे हैं they must be at least half a graph apart. बिल्कुल पास पास वाले point select नहीं करने. ठीक है. So the points which I am selecting are these 2 points. One of them is एक्स एक्सिस को रीड करते हैं. इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर रीडिंग आ रही है 237.5 और 238. सो 238 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 34. इस वाले पॉइंट को अगर देखें गौर से तो दिस पॉइंट इज 375 एंड एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इज 23.4. ठीक है. सो यू विल कंसिडर दीज 2 पॉइंट्स 37
375 and 23.4 and 238 and 34. So the points which I am considering, मैं इसको gradient वाले पेज पे लिख ही लेता हूँ. First point is 238 and y coordinate is 34, and the second point is 375 and 23.4. 375 and 23.4. Right. Coming back to this part, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, हमने एक्सेस लेबल किए, पॉइंट्स ड्रॉ करके सर्कल लगाया, एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की. जो पॉइंट डिस्टेंट फ्रॉम लाइन था, एक पॉइंट के लिए यू कैन लेबल इट एज अनोमलस पॉइंट, एंड वी गॉट दीज टू फ्रेश पॉइंट्स व्हिच वर एटलीस्ट हाफ अ लाइन अपार्ट. इनको यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर दिस. राइट. So the formula of gradient is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So किसी एक पॉइंट को आप x1 y1 कह लें, किसी दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 कह लें. Your gradient will be 23.4 minus 34 divided by 375 minus 238. Substitute these values in your calculator. I have my calculator. आप लोगों ने भी एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना है. So you will write 23.4 minus 34 divided by 375 minus 238. This value is coming out to be minus 0.0774. minus 0.0774. और वैसे भी आपका ग्राफ जो है इट इज अ फॉलिंग लाइन, और फॉलिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है. ठीक है, जरा दोबारा से देखें, आपका ग्राफ जो है ये फॉलिंग लाइन है और फॉलिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है. नाउ अब वाई इंटरसेप्ट. आप वाई इंटरसेप्ट को ग्राफ से रीड नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है x इज इक्वल टू 200 से, और वाई इंटरसेप्ट होता है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है. इस वजह से आपको y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, x और y की जगह कोई एक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दें और m की जगह ग्रेडियंट सब्स्टिट्यूट करें, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. सो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर रहा हूं, y कोऑर्डिनेट इज 34. सो 34 इज इक्वल टू ग्रेडियंट विच इज माइनस 0.0774 multiplied by x coordinate which is 238 plus c. So this value on my calculator is coming out to be 52.4. 52.4. So my gradient is minus 0.0774 and my y-intercept is 52.4. अच्छा, इस पॉइंट पे वी हैव कैलकुलेटेड ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट, बट एक चीज को आप पहले से ही प्री डिसाइड कर लें कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ग्रेडियंट एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वाई इंटरसेप्ट. उसके लिए आप ग्राफ से असिस्टेंस ले सकते हैं. ठीक है, ग्राफ पे आप ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट के यूनिट्स को डिसाइड कर लें. फॉर एग्जांपल, यूनिट ऑफ ग्रेडियंट इज, ग्रेडियंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रेडियंट इज y over x. So the quantity along y-axis has a unit of centimeters and the quantity along x-axis has a unit of centimeter square. यहाँ से आपके पास gradient का unit आ जाएगा सेंटीमीटर माइनस 1. आपने gradient के साथ लिखना नहीं है, लेकिन ये आगे जाके further calculation में यूज होगा. And what is the unit of y-intercept? जो y-axis पर quantity है वही y-intercept का unit होगा. So y-intercept का unit is centimeter raised to power plus 1 और simply centimeters. So याद रखिएगा आगे कैलकुलेशन के लिए gradient is centimeter minus 1 and y-intercept has a unit of centimeters. Right? Okay, moving on. Coming to the last part जिसमें आपने दो variables find out करने हैं. It is suggested that the quantities L and X are related by equation L is equal to ax square plus b, where a and b are constants. Use your answer in D3. D3 में आपने क्या find out किया था?
डेफिनेटली ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया था टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ओके। इस पार्ट में क्या करना होता है, आपने इक्वेशन को लीनियराइज करना होता है, विच मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी दिस इक्वेशन इज in the form of straight line equation, which is L is equal to ax square plus b. ठीक है, अच्छा, what is the quantity you have plotted along y axis? आपने y axis के along length को plot किया है. What is the quantity you have plotted along x axis? And that quantity is x axis के along you have plotted. ग्राफ से देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर, ठीक है, y एक्सिस पे आपने प्लॉट किया है लेंथ और x एक्सिस पे प्लॉट किया है एक्स स्क्वायर. सो इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन व्हिच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, y एक्सिस पर आपने प्लॉट कर दिया है लेंथ को, x एक्सिस पर प्लॉट कर दिया है एक्स स्क्वायर को. सो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस a is coming out to be equal to gradient and b is equal to y-intercept of this graph. So a is equal to gradient and gradient is equal to minus 0.0774. ठीक है, so the value of a is minus 0.0774. Unit of a is equal to unit of gradient. मैंने पहले भी आपको फाइंड आउट करके दिखाया है ना, दोबारा से फाइंड आउट कर लेते हैं. ग्रेडियंट कैसे आएगा, y ओवर x से आएगा. y एक्सिस पर आपने लेंथ प्लॉट किया जिसका यूनिट था सेंटीमीटर्स, x एक्सिस पर आपने x स्क्वायर प्लॉट किया जिसका यूनिट था सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल आंसर विल बी सेंटीमीटर माइनस 1. सो a इज इक्वल टू माइनस 0.0774 and its unit is centimeter minus 1. ठीक है, and what is b equal to? b is equal to y-intercept of the graph and y-intercept was coming equal to 52.4 centimeters. ठीक है, जो y-axis पर quantity थी वो length थी और length का unit था centimeters. So this quantity b is equal to 52.4 centimeters. ठीक है, because this is calculated data, I have given these values in how many significant figures? 3 significant figures, right? This is the right way to do question number 1. Looking forward to see you in the next video जिसमें हम question number 2 discuss करेंगे. ठीक है, you can always have a look at this video. अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही, feel free to contact me. ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीजों को और further guide कर दूंगा. For now, this is it. See you in the next video. Allah Hafiz and take care.